दिस इज द डिटर्मिनेंट। और ये डिटरमिनेंट की साइज कोई चर्चा करेगा तो हम बोलेंगे कि सर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, सो 3/3 इज द साइज ऑफ दिस डिटरमिनेंट। बहुत सारी चीज हम मैट्रिसेस में जानेंगे, अभी बेसिक्स की चर्चा कर रहे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। हम डिटरमिनेंट में ज्यादा चीजें नहीं देख रहे, सिर्फ डिटरमिनेंट क्या है, कैसे हम इसे एक्सपांड करेंगे वही देख रहे हैं। इस 3/3 के डिटरमिनेंट को यदि एक्सपांड करना हो तो आप जानते हैं कि कैसे क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ओके ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका किसी भी रो का एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के अक्रॉस इसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैं चूज कर लिया कि इस रो के एलिमेंट्स के अक्रॉस में इसे एक्सपांड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने चुना A1 को। तो क्या करना है, A1 जिस रो में आ रहा है उसको और जिस कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाना है, इन दोनों को भूल जाइए और बचे हुए मटेरियल का डिटरमिनेंट लिख दिए। तो दिस इज नथिंग बट B2 C2 B3 C3, हियर इट इज, ये A1 हो गया। अब B1 की बारी। सो B1 साइन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब B1 को देख रहे हैं तो किसे भूल जाएंगे आप, ये B1 की कॉलम भूल जाइए और B1 की रो भूल जाइए। रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बचे, A2 A3 C2 C3, बिल्कुल सर हम जानते हैं। सो दिस इज नथिंग बट A2 A3 एंड C2 C3। और यहां पे आने वाला है नेगेटिव। आप जानते हैं कैसे आएगा ये नेगेटिव, क्यों, वाई चर्चा कर लेंगे। अगला एलिमेंट लिख लीजिए C1, यहां का साइन आएगा प्लस, क्यों आएगा चर्चा करेंगे। C1 के लिए आप इसके कॉलम को हटा दीजिए और इसकी रो को हटा दीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट। सो दिस इज नथिंग बट A2 B2 A3 B3, ये आ गया सब। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसकी वैल्यू। अभी भी इसको सोल्व करना बाकी है, बिल्कुल, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो दिस डेल इज नथिंग बट, जल्दी से, A B2 C3 माइनस B3 C2, ये आ गया। माइनस का साइन है B1 इन ब्रैकेट A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस यहां पे है C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है साहब, ओके। सर ये कैसे जज करेंगे, ये माइनस साइन, बिल्कुल देखिए, ये जो पहला एलिमेंट है बेटा, ये क्या हो, कौन सी पोजीशन हो गई, पहली रो है और पहला कॉलम है, पहली रो और पहला कॉलम, तो इसे हम बोलते हैं, इस एलिमेंट की पोजीशन को बोलते हैं 1-1 पोजीशन। ये पहला B1 के लिए क्या है, पहला रो है लेकिन सेकेंड कॉलम है, सो 1-2 बोलते हैं इसकी पोजीशन को। इसकी पोजीशन को बोलेंगे कि पहली रो है और कॉलम थर्ड है, 1-3 पोजीशन। आपसे कोई बोले 13 पोजीशन का एलिमेंट बताइए, आप C1 बोल दोगे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, सर ये रो है 2 और कॉलम है फर्स्ट, इसकी पोजीशन नंबर है 21। ये है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, पोजीशन नंबर 22। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पोजीशन नंबर 23। ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 एंड 3 3, दिस आर द पोजीशन नंबर। तो पहला एलिमेंट A11 लिया, इसका जो साइन होगा ना, आपको -1 की पावर ये कर देना, इसका पोजीशन नंबर 1 + 1। सो -1 की पावर 2, सो प्लस आया, इसीलिए इसको हमने पॉजिटिव लिया। यहां पे अगेन -1 की पावर, पोजीशन नंबर 1 + 2, 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3, नेगेटिव नंबर, सो इसीलिए नेगेटिव आ गया। ये बेसिक से चीजें हैं, आप जानते हो, डायरेक्ट भी कर देता तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में करने में मजा कुछ और है, ठीक है साहब। उसके बाद ये वाला साइन कैसा आया, -1 की पावर 1 + 3 दैट इज 4,
पॉजिटिव, ये सारे एक्सपांशन हो गया और हमें पता है, बिल्कुल पता है। अगली क्लास में मिलेंगे, उससे पहले अब गेट आपसे क्या मांगेगा। गेट इंटरेस्टेड नहीं है कि ये फार्मूला आपको पता है, एक्सपांड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ और पूछ सकता है। देखिए जरा, इसकी साइज बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइज n इज इक्वल टू 3। तो बाय डिफॉल्ट हम समझ जाएंगे कि इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। समझ गए ना, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर होता है। ये बात तो हमने देख ली कि ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज स्क्वायर होता है। ठीक है सर, तो यहां पे आपकी साइज n इज इक्वल टू 3 से समझ में आ गया, ये 3 क्रॉस 3 का है। जब 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किया गया तो कितने टर्म्स मिले, देखना जरा। इस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो एक टर्म, फिर ये इसमें दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, पांचवी टर्म, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 6, टोटल 6। मैक्सिमम टर्म्स कितनी मिली, 6। तो जब किसी भी ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड करते हैं तो मैक्सिमम टर्म कितनी मिल सकती है साहब। यहां पे n इज इक्वल टू कितना था, 3 था। तो मैक्सिमम टर्म्स जो मिल सकती है, मैक्सिमम टर्म्स कब, मैक्सिमम टर्म्स कब, जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो वो मिल सकती है फैक्टोरियल 3। देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ही क्या है, 6। टोटल 6 टर्म है ना, तो दिस इज नथिंग बट 6। यहां से इस चीज को लेके चलिए, क्योंकि गेट आपसे एप्टीट्यूड की उम्मीद करता है, दिमाग लगाने की उम्मीद करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें याद होनी चाहिए। कल को 4 क्रॉस 4 का या n इज इक्वल टू 4 या ऑर्डर 4 का डिटरमिनेंट दिया हो और आपसे मैक्सिमम टर्म्स पूछी गई हूं जो उसे एक्सपांशन करने में मिल सकती हैं, तो वो क्या होगी, इफ n इज इक्वल टू 4 तो फैक्टोरियल 4 मैक्सिमम टर्म्स इन एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड, ये जो इक्वेशन बनी इसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने हैं, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है, 24। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगी वहां पे 24। ये चीज लेके यहां से चलनी है। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, मान के चल रहे हैं। सर आपने जो बताया उसमें एक बात क्लियर है कि 2/2 का डिटरमिनेंट हो तो कैसे सोल्व करना है, 3/3 का हो तो कैसे सोल्व करना है, और वो आप ऑलरेडी जानते थे। इतना बेसिक तो सब हर किसी को पता है, डायरेक्ट भी बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है सर, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जिसे आप एक्सपांड करेंगे उसमें फैक्टोरियल 3 टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स मिलेंगे आपको, ये आपने सीख लिया। अब एक और मेथड में बताता हूं 3/3 को एक्सपांड करने की, और उसे बोलते हैं, वो 3/3 के लिए ही वैलिड है, 4/4 के लिए नहीं है, 2/2 के लिए भी नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ सेरस या रूल्स ऑफ सेरस लिख देता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं। रूल्स ऑफ सेरस, सबसे पहला पॉइंट इसका नोट पॉइंट, इट इज यूज टू सोल्व 3/3 मैट्रिक्स ओनली। क्या है भाई, इट इज यूज टू सोल्व, it is used to solve any 3/3 determinant। ठीक है साहब, बिल्कुल ये पहला पॉइंट है इसका। क्या करना होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको दिया गया है एक डिटर्मिनेंट, ये लीजिए 3/3 का, इसमें वैल्यू फीड कर देते हैं हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3। so these are the elements। डिटर्मिनेंट है 3/3 का, दिख ही रहा है आपको। इसको आपने अभी देख लिया, इसको एक्सपांड करना है तो कैसे करना होगा, a गुणा दिस आपको पता है। इसको बाय रूल्स ऑफ सेरस करेंगे तो आपको क्या करना है, इसको पूरा एज इट इज लिखिए। सबसे पहली बात, पूरा एज इट इज लिख दीजिए, बिल्कुल a1 a2
एंड A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो शुरू के दोनों कॉलम है ये और इसके साथ लिख दीजिए आगे। सो दिस इज नथिंग बट A1, B1, सॉरी A1, A2, A1, A2, A3 एंड B1, B2 एंड B3। ये जो दोनों टर्म है बेटा, ये दोनों कॉलम जो हैं ये एज इट इज यहां कर दीजिए। मतलब टोटल 5 कॉलम्स दिखने चाहिए आपको। अब रूल ऑफ सेरस क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्लस करना है। ये भी लिख देता हूं मैं। सबसे पहले बात A1, B2, A1, B2, C3, A1, B2, C3 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन होके ये वाला टर्म लिखें, क्या लिखें, B1, C2, A3 प्लस करके इसको भी लिख दीजिए C1, A2, B3। आगे बात समझ में। सो इन टर्म्स को क्या लिखना है बेटा, प्लस प्लस प्लस, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ आपको क्या करना, एक बार आप ऊपर से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर चलते हैं और टर्म्स लिखते हैं। कौन कौन सी देखना जरा, आप ए से चले गए, ए से चले गए, ए से चले गए, ठीक है। अब यहां से शुरू करेंगे, दिस, दिस एंड दिस। आगे बात समझ में। अरे भाई ऊपर वाला एलिमेंट से आगे बढ़ गए, 3 इधर, 3 टर्म्स इधर, 3 टर्म्स इधर। अब यहां नीचे से ऊपर, इधर इधर, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस वाली टर्म से माइनस करेंगे। टोटल टर्म जो है इसमें से माइनस होगा, कौन सी टर्म होगी, माइनस का साइन ध्यान रखिए, इन तीनों का। तो लिख दीजिए जरा A3, B2, C1, A3, B2, C1 प्लस B3, C2, C1 प्लस C3, A2, B1, C3, A2, B1। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। कहानी खत्म। अब इसे आप शॉर्टकट बोलें ना बोलें ये आपके ऊपर है भाई। शॉर्टकट तो तब बोलेंगे ना, देख के डायरेक्ट आंसर कर दें, ठीक है। एक रूल है, इससे भी करके हम देखते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और सिंपल तरीके से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा फास्ट है। ये क्वेश्चन ले लेता हूं, चलिए क्वेश्चन ले रहा हूं और ये पहला क्वेश्चन है आपकी मैथमेटिक्स का, शुभारंभ हम कर रहे हैं। ये नंबर्स दे दिए गए, एलिमेंट्स दे दिए गए, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। दोनों तरीकों से करते हैं, मेथड ऑफ सेरस से भी करते हैं और जो हमने नॉर्मली सीखा है उससे भी कर लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे भाई, सर किसी भी रो के एलिमेंट्स के अक्रॉस आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम, किसी भी रो, किसी भी कॉलम को आप जज करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये वाला रो जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब इसके एलिमेंट के अक्रॉस मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। सबसे पहले एलिमेंट 1 ले रहा हूं, तो 1 का कॉलम और ये छिपा दीजिए, जो बचा है वो साथ में लिखना है। सो डिटरमिनेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ओवर हियर। सो एलिमेंट दैट इज 1 और इनका डिटरमिनेंट 5 गुना 4 20 एंड 6 3 18। सो यहां से बचेगा कितना बेटा, 2। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल। ये वाला टर्म नेगेटिव के साथ आएगा, आपको पता ही है। इसकी एलिमेंट की वैल्यू है 4, इसको छोड़ के जो डिटरमिनेंट बचा दिस इज 2 गुना 4 यानी कि 8 माइनस 9। इज इट ओके? अगला एलिमेंट है 2, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाली रो छोड़ दीजिए। 6 का गुना 2 में, सो 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। आगे बात समझ में? चलो तो फिर सो ये हो जाएगा सर 2 माइनस 4 गुना -1, सो दिस इज 4
अब यहां आते हैं 12 माइनस 15 माइनस 3 गुना 2 माइनस 6, सो इट इज 0। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी? 0। चलिए, अब आप सोच रहे होगे सर गेट एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि डिटरमिनेंट फाइंड करो दे दिया। अरे यही क्वेश्चन आते हैं गेट में, इसी टाइप के मैं बताऊंगा आपको अभी गेट के क्वेश्चन। तो आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है गेट में। जी हाँ, पूछा जा रहा है भैया, पूछा जा रहा है। अब मेथड ऑफ सेरस से करते हैं, मेथड 2। ठीक है, ओके। क्या करना है आपको? 1 4 2, सबसे पहले एज इट इज लिख दीजिए 2 5 3 एंड 3 6 4। 2 टर्म आगे बढ़ानी है आपको, ये वाली 1 2 3, यहां से 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा है बात? चलो क्या करना भाई, सही तो है ना? हाँ बिल्कुल, ये और ये तुरंत। अब ये दिमाग में होगा फास्ट तरीके से। कैसे सर? ये हो गया यहां से 20, ये हो गया 36, ये हो गया 24। तुरंत कर दिया आपने दिमाग में। और इसमें से माइनस कर देना है आप कौन सा? ये वाला 3 5 दिस एंड दिस माइनस कर देंगे। चलो बढ़ते हैं। सो दिस इज 30, फास्ट हो रहा है। सो दिस इज 18 और ये 32। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के बाद आप बहुत आसानी से करने लग जाएंगे। अभी सब सीखते जाइए, है ना? ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जब बल्लेबाज मैदान में उतरने से पहले, किसी इंपोर्टेंट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्यों पसीना बहाते हैं? ताकि वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। हम भी यही करने जा रहे हैं। यहाँ पे नेट प्रैक्टिस चल रही है, बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि गेट की एग्जामिनेशन में, समझ गए ना? चलो तो फिर तुरंत करते हैं, फास्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। सो दिस इज 40, 4 यहां से ले लो, 60 80। सो इसका समेशन है 80। इसका समेशन बताइए भैया। 18 में यहां से 2 लो, 20 और 30 50 और ये 80। सो ये हो गया 0। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की? 0। दोनों तरीके से हमने देख लिया। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हम डायरेक्ट तो एक्सपांड करेंगे ही नहीं। डिटरमिनेंट के जब भी क्वेश्चन पूछते तो डायरेक्ट तो एक्सपांड हम करते ही नहीं है। हम कुछ और करते हैं और वो कुछ आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटरमिनेंट की, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर भी दे देता हूं ताकि मैच भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिख देता हूं, तो ये रहा क्वेश्चन और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपका मिलेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं लिख देता हूं ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर पाए। वो रहेंगी 155 एंड दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव 115। सो द वैल्यू इज -155। ये आंसर होगा जिससे आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो आपका टॉपिक रहने वाला है, सब बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गेट वाली फील्ड में आने से पहले हम कुछ टॉपिक्स करेंगे। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेसिक चीजें ध्यान होनी जरूरी है ताकि बड़ा मैच हम आराम से खेल पाए। एक मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा मैं, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। सो एक डिटरमिनेंट में ले रहा हूं। इस डिटरमिनेंट में मैं एलिमेंट्स भी ले लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 and C3। These are the elements। कितने बाई कितने का है ये? सर 3/3 का है। कोई दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, हर एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। अच्छा, तो सर ये एलिमेंट का निकलेगा क्या? बिल्कुल। सर A1 का माइनर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या सर A2 का माइनर निकालेंगे? हाँ। A3? हाँ।
क्या सारों का? हाँ, सभी का माइनर निकल सकता है। तो माइनर क्या होता है? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो सपोज A1 का माइनर की बात करते हैं, A1 के माइनर की बात करते हैं, माइनर को हम M1 लिख देते हैं। A1 का निकल रहा है माइनर, तो M फॉर माइनर और 1 फॉर दिस A1 का निकल रहा है, तो यहां M1 ले लिया। इसका माइनर ये बोलता है जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो वो एलिमेंट जिस भी रो में हो उसे खत्म कर दो, जिस कॉलम में हो उसे खत्म कर दो, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट निकाल दो, दैट इज द माइनर। अच्छा सर, तो आप क्या बोले, एक बार सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं ये बोला जिस भी एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उसका कॉलम खत्म कर दो, उसकी रो खत्म कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट इज द माइनर ऑफ दिस। क्या बचा भाई? सर अब हमारे पास बचा B2 B3 B2 B3 C2 C3। दिस इज द माइनर किसका? A1 का। एग्जामिनेशन में कभी ऐसा एक डिटरमिनेंट दे दे और आपसे पूछ दे यहां के बीच वाले एक एलिमेंट ले ले, द माइनर ऑफ दिस इज, अब ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हवा भी नहीं लगेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या गेट ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। अभी गेट के क्वेश्चन करेंगे ना, सब समझ में आएगा। मेरी हर एक बात के पीछे मकसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, मान लो सिमिलरली आप M1 M2 M3 सब फाइंड कर दोगे ना? बिल्कुल। मैं आपके लिए इसकी कोशिश करता हूं। M माइनर, अब इसको 2 नहीं ले सकते भाई, क्योंकि ये 2 ले लेंगे। काम करते हैं, माइनर ये जो है इसको हम इसकी बजाय A1 नाम देते हैं, माइनर ऑफ A1। इसको हम माइनर ऑफ B2, कुछ भी दे सकते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, मुद्दा समझ में आना चाहिए। चलो अब B2 हमारा टारगेट पॉइंट है। तो B2 जो है ना, ये B2 ये जिस भी रो में आ रहा है उसको खत्म कर दीजिए। सर इस रो में आ रहा है, ये खत्म कर दी, और ये कॉलम है ये खत्म कर दिया। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से बचे? A1 A3 C1 C3। बस इसी का डिटरमिनेंट जो है दैट इज माइनर। सो लिख दीजिए राजा, A1 A3 C1 C3, so this is the minor of this element। तो क्या ये लिखवाने की जरूरत है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या लिखना चाहिए? इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है, फील हो गया ना, इतना काफी है। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, टू गेट द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट by deleting the row and column। कौन से रो और कॉलम? जिसमें वो एलिमेंट शामिल है। अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है साहब। तो दिस इज द माइनर, देन कोफैक्टर क्या? कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा। ओके, ये आप भूल ना जाएं, इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। ये माइनर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A1। ये जो आपने निकाला है ये क्या है? माइनर ऑफ A1। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये जो है दैट इज माइनर ऑफ B2, ये ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ A1 निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ B2 निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर निकालते हैं, जरा कोफैक्टर की चर्चा कर लेते हैं, आइए। सो दिस इज नथिंग बट द कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A1 निकालते हैं। चलिए, कोफैक्टर ऑफ A1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि A1 की जो पोजीशन है ना, कोफैक्टर ऑफ A1 निकाल रहे हैं भाई साहब हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका माइनर, जो भी माइनर निकाल के लेके आए, M दिस निकाल के लेके आए ना, इस माइनर में इसकी पोजीशन के साइन का मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी पोजीशन क्या, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसका रो नंबर क्या है 1 और इसका कॉलम नंबर क्या है 1। एक काम करें, इसको ऐसा लिख लें, A1 1 A2 1 A3 1, और ये हो जाएगा, पूरा बदल दूं क्या?
बदल लोगे आप उसमें A21, A22, A23, ये हो जाएगा A31, A32, A33। चलिए एलिमेंट्स मैंने उनकी पोजीशन के हिसाब से लिख लिए तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप इसे चाहें तो यहां पे भी तब्दीली में कर देता हूं, यहां पे भी अब आपको ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। दिस इज द माइनर ऑफ पोजीशन M11 पे जो एलिमेंट है वो ये वाला है 2 2 का, ठीक है। अब आपको चाहिए कोफैक्टर, कोफैक्टर चाहिए और किसका, A1 का। तो A1 का जो माइनर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है -1 टू द पावर R प्लस C। R इज द रो नंबर, C इज द कॉलम नंबर। इसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, तो दिस इज नथिंग बट -1 टू द पावर 1 प्लस 1 गुना माइनर ऑफ A1, ठीक है। तो यहां से आपको कोफैक्टर मिल रहा है क्या, सेम M11। दिस इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर A21 का निकालते हैं जरा, आइए जरा निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A21 क्या हो जाएगा बेटा, सर वो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 गुना माइनर यानी कि M21। ओ ये क्या गड़बड़ हो गई यार, प्लीज क्लियर दिस। ये जो है दैट इज 1 2 एंड ये 1 3, 2 1 2 2 2 3 31 32 33, यस बिल्कुल। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मेस। सो M11 ठीक है और A21 नहीं है ये भाई साहब, ये A12 है। सो दिस इज द माइनर ऑफ A12। चलिए माइनर ऑफ A12 निकालना होता तो क्या, सर इसको छिपाना है, इसको छिपाना है, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देना B21 B23 और इनका डिटर्मिनेंट बना देना है। सो दैट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट दिस A12। समझ में आया। तो ये कोफैक्टर हो गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। इतनी बात समझ में आई ना, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलेंगे और इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे और फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन पे वर्क चल रहा है, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बनाने की ओर अग्रसर है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।